बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, बात तो APC से ही बनती है कि स्टार्ट की जाए ऑल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस थी, जिसको कहीं भी करने की जगह ना मिली और एक जगह पे पहले बुकिंग हुई, वहाँ से कैंसिल हुई, फिर दूसरी जगह पे हुई, फिर उन्होंने कहा जी हम 10 किलोमीटर दूर चले गए जहाँ से टीम ने गुजरना था, हमें फिर भी जगह नहीं दी गई। फिर एक जो है वो होटल बुक करवाया गया, वहाँ पे थी और फिर ये बातें मंजर आम पे आना शुरू हो गई जी कि होटल वाले कहते हैं जी कि यहाँ पे आप ना करें। इस तरह की ट्वीट्स मंजर आम पे आ रही थी। लेकिन इस पर बात करने से पहले राना साहब की एक दिली ख्वाहिश है कि आज के मैच के ऊपर बात की जाए और बिलखुसूस अफगानिस्तान की कारकर्दगी और उनकी बैटिंग के हवाले से राना साहब बात करना जो है वो इस वक्त ज़रूरी समझ रहे हैं। और इस ज़मन के अंदर जो सियासी मंजरनामा है उस पर तो मुफस्सल गुफ्तगू करनी है और एक अहम खबर जो आपके लिए लेके आए वो भी आज शामिल की जाएगी। लेकिन आज के मैच में जो सेंचुरी आज हुई है और एक तगड़ी टीम जिसकी बैटिंग लाइन जो है वो 9वें नंबर तक जाती है और बॉलिंग स्ट्रेंथ भी उनके पास खूब है, दुनिया क्रिकेट के वो फाउंडर समझे जाते हैं, उनके खिलाफ आज अफगानिस्तान की टीम जिस जहद के साथ मैदान में उतरी और जिस तरह की कारकर्दगी पेश की, इसी से बात का आगाज़ करते हैं, फिर सियासी मंजरनामे की तरफ आएंगे। राना साहब क्या कहना चाहते हैं आज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे तो लगता है ना ये है कि वो टीम लड़ी, खेली, अच्छा खेली, हमारे खिलाड़ियों को क्या हो जाता है? क्या इनको किसी बुजुर्ग ने कहा कि 300 का हिस्सा क्रॉस किया तो लत्तां टुट जाएंगी साड़ियाँ? क्या इनको किसी ने बददुआ दी हुई है कि 300 से ऊपर नहीं जाना है? क्या या सर ये तो मुझे बता दो यार। वो इनके जिस्म के किसी हिस्से में ताकत है? कई खिलाड़ी डांस बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बड़ा अच्छा कर लेते हैं और फिर क्या कमाल की मॉडलिंग भी कर लेते हैं। खुदा का वास्ता क्रिकेट खेलने मैं समझता हूँ इनकी अगली ट्रेनिंग जो है ना पारा चिनार में कराएं या कर्क के इलाके में कराएं या शुमाली वज़ीरिस्तान, तो यहाँ कराई जाए। इनकी अगली ट्रेनिंग जो है ना बलोचिस्तान के किसी इलाके में, ताकि इन्हें पता चले कि अगर अगों ना जिते तो फिर इत्थे ही है मुस्तकिल। यार आज अफसोस हो रहा है कि जो हमसे सीखते थे वो हमें बता रहे हैं, वो हमें सबक सिखा रहे हैं कि ये होती है क्रिकेट, जो हमसे सीखते थे। हालांकि आप देख रहे हैं उनका बोर्ड सर, उनका बोर्ड हमसे ज़्यादा सियासी मुतनाज़ है, उनकी फंडिंग हमसे बहुत ज़्यादा कम, उनके कोचेस अपने हैं ही नहीं, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। हमारे भी यहाँ पे बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं अपने होने के बावजूद भी, और जो अपने होते हैं वो भी जिस तरीके से अपनी शाह खर्चियों को आगे बढ़ाते हैं और अपने जो लय पालक उनके क्रिकेटर्स होते हैं और उनको आगे इंजेक्ट करवाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सर वो देखें कि उनमें जलन क्या, यानी खेलना है तो मुल्क के लिए खेलना है, टीम के लिए खेलना है, इनफरादी तौर पर नहीं खेलना। देखें मैं फिर आज जब मैच शुरू हुआ तो मैं कसम से कह रहा हूँ, बल्कि आप मैं इकट्ठे बैठे हुए थे ऑफिस में बैठे उस वक्त, हाँ दोपहर के वक्त, तो याद है मैंने कहा था कि बड़ा मज़ेदार मैच होगा, सब कहते थे 1 साइडेड मैच होगा। अच्छा मैं क्यों कहता था? वो लोग अपना इलेक्शन जो है इलेक्शन वो लोग जो था अपना मैच वो अपना इलेक्शन समझ के ला रहे थे कि हम हार गए तो आउट, हम इतना तो लड़ लें कि कम से कम को कह तो सके ना यार इतना स्कोर करके। मसलन आज के दिन लिखा तो गया, बोर्ड पे लिखा गया ना, नंबर 1 स्कोर किसका था, नंबर 2 किसका था, नंबर 3 किसका था, नंबर 4 किसका था, सब तो आखिरी साडा सी। तो सर, ये तो वो है जिन्होंने सारी टीमों को आगे लगाया हुआ है, नहीं लगाया है इसमें कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है हमें रोज़े रखने थे, हमने कहा रोज़ों से पहले पहले वापस आ जाए। ऐसा ही है ना, मुशक्कत होती है ना सर, वो फिर वो मुशक्कत बड़ी करने यहाँ से, जितनी मुशक्कत हम लोग करते हैं ना उतनी मुशक्कत इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी मुशक्कत हमारे प्लेयर करते कोई नहीं करता, बहुत मुशक्कत करते हैं। कैसे मिसाल भी देते हैं? मिसाल छोड़ दें, टीवी पे बैठे हैं, नहीं तो मुशक्कत तो इनको बता दूं। मैंने तो कहा था कि ना मुझे मजबूर करें ये बताने पे कि कौन किस जगह कहाँ क्या क्या मुशक्कत करता है। बस हम यही कहेंगे कि वाकई मोहसिन नकवी साहब इनकी सर्जरी चाहिए, एक बड़ी सर्जरी कर दें। दौरा न्यूजीलैंड के बाद होगी, सर्जरी कर दें एक इनकी, और ऐसी सर्जरी कर दें और इनके
पास जो एक एक अलहदा फ़ोन होता है ना, उसके नंबर भी चेक करके सर्जरी करें कि किसके किससे राब्ते हैं, कौन कह के जाता है नेक्स्ट तो बात स्कोर मैं कोई नहीं करना। ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। टीमें लड़ने वाली होनी चाहिए, टीमें खेलने वाली होनी चाहिए, टीमें लड़ने और मरने वाली होनी चाहिए, रिज़ल्ट कोई भी आए। लेकिन जब आप खेलने जाते हैं और आपका चेहरा मायूसी की तरफ हो और आप अनफिट भी इतनी जल्दी हो जाते हैं कि जितनी जल्दी बंदा सोच भी नहीं सकता। फिट होते हैं इनको कई साल लगते हैं। अच्छा, अनफिट होने के बाद इनकी तस्वीरें बड़ी आती हैं लोगों के साथ, क्या ये अनफिट हो गई फेवरेट हो जाते हैं? मुझे बता देना, मैं बड़ी तस्वीरें देखता हूँ सोशल मीडिया पे। अनफिट होने के बाद या तो ये फिट हो जाते हैं या मुकम्मल ही। आप वो हवाला कबूतर वालों का दे रहे हैं? मैं पता नहीं किस किस का दे रहा हूँ ना करे। सर इमरान साहब, आज जो आप स्टोरी लेके आए हैं, ये बिजली कितनियाँ की स्टोरियाँ सुननी है जी। यासिर साहब क्या कमाल के हमारे सरकारी अफसरान हैं। और ये स्टोरी मुझे बड़े एक प्यारे मेरे दोस्त, किसी दौर में जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आजकल वो महकमा वापडा में पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अच्छी जगह पर पोस्ट है। उसने कहा यार आपको एक स्टोरी देता हूँ, ये स्टोरी कर लो। मैंने कहा है क्या? ये इतना बड़ा पलंदा उन्होंने कागज़ों का ना, अच्छा, ये मुझे दिया है, ये देखे ना, ये सारा ही पलंदा सबूतों के साथ दिया उन्होंने। मैं क्या है क्या? उन्होंने कहा जी इतनी सस्ती बिजली पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली कश्मीर में है। कश्मीर आज़ाद कश्मीर में एक अलहदा है, वज़ीर आज़म है, वहाँ के सदर हैं, वहाँ के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, ठीक अपने राइट के लिए उन्होंने किया और उनको सस्ती बिजली मिली। उन्होंने कहा हुआ क्या कि वहाँ पर अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है? अच्छा, एक तो सस्ती आवाम को तो बिजली मिली, ठीक हो गया। एक जो वहाँ पे शाही सरकारी लोग हैं ना, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर एक है जिसका मुझे ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं सबूत के साथ। उन्होंने कहा वहाँ पे चीफ बरक़ियात हैं मीरपुर के, नज़ीर मुगल नाम है इनका। उनका इनके इलाके में जो 2 बड़ी स्टील मिल्स हैं, एक स्टील मिल चले ना, वो कम से कम 18,000 यूनिट चलता पर डे। अच्छा, वो कॉल उनके ना, उनका साल, उसका महीने का उनका करोड़ों में बिल बनता है। उन्होंने बताया नाम लिखे हुए हैं, एक पुरानी वहाँ पे स्टील मिल है, सराज स्टील मिल, एक प्राइम स्टील मिल है। उसने कहा 50-50 लाख दे दो, 20-20 लाख दे दो, 30-30 लाख दे दो। उनका मुबैना तौर पे पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा इनकी एक हमने इंक्वायरी तैयार की है, अब उस इंक्वायरी पर काम शुरू है तेज़ी से, जो डॉक्यूमेंट्स उनको पैसे दे के वापडा तो नहीं कहेंगे, बरक़ियात वहाँ पे एहलकारों को तो चलाते जाओ। बिल जो है वो आ जाएगा आपको, समझ लें 2 करोड़, अगर जहाँ पे 10 करोड़ आना है 2 करोड़ वो, 50 लाख एक, 2.5 करोड़ दो और बाकी बिल बचा लो। उसने कहा उसके बाद खाली ये ही नहीं, उसने कहा हमारे पास एक दरखास्त आई कि खुदा का वास्ता एक यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में फीडर लगवाना था, टोटल पेमेंट हर चीज़ जमा करवा दी। उसने कहा आज के दिन तक उस यूनिवर्सिटी में लग ही नहीं सका। मैंने उससे पूछा वजह क्या है? उसने कहा जी वजह बड़ी सीधी सी है, जिसको पैसे चाहिए होते हैं ना वो कहता हर जगह से पैसे मिले। उसने कहा जब हमने इस पे पूरा निकाला तो 4 शहर ऐसे बने जिसमें मीरपुर नंबर 1 आया, जिसके चीफ बरक़ियात हैं। मैंने बड़ा कोशिश की राब्ते से, नज़ीर मुगल साहब भी अगर अपने कोई चीज़ मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम हाज़िर है जी, ये भी मौक़िफ़ दे, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं। बस ये अंदाज़ा लगा लें यूनिवर्सिटी का फीडर लगवाना हो, 8 करोड़ का बिल बनता हो, 2.5 करोड़ दे दो कर जो, और बाकी जो है जो मर्ज़ी करो। तो यासर जब मुल्क के अंदर क्या कर लेगी हुकूमत भी क्या कर लेगी? मैं आज हुकूमत की फेवर में बोलता हूँ, क्या कर लेगी हुकूमत बेचारी? जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर क्या वो हर घर में जाकर खुद चेक करेगी? हरी बात है। और मज़े वाली बात है, मुझे बताया गया कि लाहौर में जब ऑपरेशन किया वापडा का बिजली चोरों के ख़िलाफ़, यहाँ स्टील मिल्स में जो होती थी, तो उन लोगों ने वहाँ से रुख लिया, वहाँ पे चले गए। उन्होंने कहा वहाँ पे आसानी है, वहाँ पे पैसे दे के काम छापा नहीं पड़ता। तो यहाँ से स्टील मिलें वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गई। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। तो आप मुझे बताए
मैंने तो उस बंदे से कहा मैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई कर लोगे? उसने कहा बिल्कुल कार्रवाई करेंगे हम, हमारा काम है, रिपोर्ट्स ये तैयार हो चुकी है, ये बना के ऊपर भेजना और ऊपर वालों का काम है फिर इस पर एक्शन लेना। लेकिन ये कहाँ कहाँ पे नहीं होगा और कहाँ कहाँ पे है, ये तो यासर चल रहा है। जहाँ पे हर साहिब हैसियत जो है वो अपनी हैसियत को मिनिमाइज़ करता हुआ इस तरह के काम करे तो फिर वहाँ पे बेहतरी के इम्कानात किस हद तक रोशन हो सकते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामा, अपोजिशन का बनता इत्तेहाद, हुकूमत की कारकर्दगी, सब के बारे में बात की जाएगी। इत्तेहादियों के जो मसाइल हैं उसके बारे में बात की जाएगी। जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं इत्तेहादियों की जानिब से उसके ऊपर बिलखुसूस बात करनी है। हुकूमत की कारकर्दगी अगर बेहतर है तो अपोजिशन के इत्तेहाद के बनने में ख़तरा क्या है, और अगर हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं है तो फिर ज़बान ज़द-ए-आम क्यों है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब सबसे पहले तो आप बताइए, आप हैं हुकूमत में वज़ीर और वो भी फेडरल मिनिस्टर होने के बावजूद भी सुनने में ये है कि कोई सीओ तयनात नहीं हो रहा, और आप अगर सिफारिशात भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत भी आपकी, मेजर स्टेक होल्डर भी आप, चलती भी आपकी है, लेकिन बातें फिर नहीं मानी जा रही। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। एसओई जो होते हैं ना, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में है, काफ़ी हर मिनिस्ट्री में बहुत तादाद में है, बहुत बड़े बड़े अदारे हैं। मसलन मेरी मिनिस्ट्री में कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी है, पोर्ट कासम है, पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, गवादर पोर्ट है। अब ये पोर्टें जो है ना, इनके ऑटोनमस बोर्ड होते हैं और बोर्ड के ऊपर कोई चेयरमैन या सीईओ होता है, तो वो मैनेजमेंट करता है। मिनिस्टर का काम नहीं है, मिनिस्टर का तो कोई इनके ऊपर, ये ऑटोनमस है, यानी खुद मुख्तार इदारे हैं, उन्होंने अपने फैसले खुद लेने होते हैं। अब जब हज़ारों लोग इनके यहाँ, केपीटी बहुत बड़ा इदारा है कराची पोर्ट ट्रस्ट, तो हम कुछ 4-5 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ 220, हमने पहली बार ना इस इदारे के लिए तारीख में, क्योंकि 140 साल से ये इदारा है, वो पहली बार इश्तिहार से हम चाह रहे थे कि कोई कॉम्पिटेंट आदमी, बहुत काबिल और सही मैनेज करने वाला बंदा हमें मिले जो इसका चेयरमैन बने। पहले अपॉइंट करती थी गवर्नमेंट, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करना है हमारी रिकमेंडेशन पे। तो हमने इश्तिहार दिया, उसके बाद 7 का पैनल ने पूरे 2 दिन इंटरव्यू लिए और हमने 6 लोगों को सजेस्ट किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाकी काबीना, उसको कोई फैसला कर ले। ये नहीं है, वो देखो अपनी मसरूफियत है उनकी, और बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब मेहनत कर रहे हैं और उनकी काबीना भी मेहनत कर रही है। मसला ये, या तो काबीना के पास ये चीज़ें जाए नहीं, अब इतनी चीज़ें जाएंगी तो वो फैसला करने, और अगर 4-5 महीने से फैसला नहीं हो रहा तो अरबों खरबों के काम है उनके पास, और उनके डिसीजन कैसे होंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना था, और मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, काबीना में भी कह चुका हूँ, फिर हमारे चीमा साहब, क्योंकि उसको देख रहे हैं मिनिस्टर साहब, वो आज चीमा साहब, और फिर जिस फोरम पे भी मुझे वक्त मिलता है मैं ये कहता हूँ कि बोर्ड के चेयरमैन या इदारों के सीईओ बना दें, जल्द बना दें। और मेरे सिर्फ नहीं, बिजली के बहुत से जो आपकी है इदारे, उनके भी चेयरमैन नहीं बने। और आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेज देख रहे हैं, इस साल भी 700 अरब रुपए का उन्होंने खसारा किया है, अगरचे उनके ऊपर 9000 अरब रुपए कर्ज भी है। 9000 अरब रुपए का कर्जा देना इन्होंने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज ने, उसके बाद 700 अरब रुपए का खसारा किया इस साल भी, और पिछले 10 सालों में 6000 अरब रुपए का खसारा किया है। तो ये चाहिए ना कि इनको बेहतर इनकी मैनेजमेंट करें। हुकूमत भी यही चाहती है, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा तवज्जो इस पर कर रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा था कि जितना टाइम अगर गुजर रहा है तो उससे नुकसान हो रहे हैं। तो ये मेरा प्ली था जो मैंने अपनी स्टैंडिंग कमेटी। शेख साहब, आप मुतमिन हैं, हालात कंट्रोल में हैं, आप मुतमिन हैं कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है?
देखिए मैं ये तो मुतमईन हूँ कि बड़ी मेहनत हो रही है और सही डायरेक्शन में काम हो रहा है, लेकिन देखिए कोई, क्योंकि आईएमएफ के हम प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ प्रोग्राम में बाद पाबंदियाँ और रिस्ट्रिक्शन हैं, तो वो हमें पाबंदियाँ पूरी करनी पड़ रही हैं। इससे आवाम को रिलीफ तो उस तरह नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, ग्रोथ भी नहीं हो रही। और ये पहली बार नहीं है, जो भी मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में होगा उनके यहाँ ग्रोथ आसान नहीं है, क्योंकि पाबंदियाँ हैं बहुत ज़्यादा। हमें टैक्स हमने लगाए हैं, हमें टैक्स इकट्ठा करना है, हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है, हुकूमत ने कर्ज लिए हुए हैं और कर्ज पे सूद की पेमेंट बहुत ज़्यादा है। मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को तो अभी जो ग्रोथ हुई है 3% हुई है, 2% आबादी में इजाफा हो रहा है, तो एक साल में आवाम को कोई ख़ास रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन चीज़ें बेहतर हुई हैं। जो महंगाई हो रही थी वो रुक गई है, महंगाई होने की रफ्तार 2% रह गई है, 22% जो महंगाई हो रही थी। और फिर रिजर्व्स हमारे बढ़ गए हैं, हमारी को एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे करेंसी स्टेबल है और ये स्टॉक एक्सचेंज तेज़ हो गया है। लेकिन अभी आवाम को रिलीफ देने के लिए हमें बहुत मेहनत करना है और बदस्तूर कई सालों की मुसलसल जद्दोजहद चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा मकरूज मुल्क है और हमें इस कर्जे की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं, जो हमें सूद की पेमेंट करनी पड़ती है और हमारी बिजली महंगी है, उसकी वजह से कोई कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं हो रही। हम जो भी मुल्क आगे बढ़ा है ना, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से हुआ है और एक्सपोर्ट तब हो सकती है, बढ़ सकती है जब हमारे एक तो जो इंटरेस्ट रेट कम हो, मार्कअप रेट, और दूसरा बिजली या एनर्जी गैस के रेट कम हो। तो अभी तक हम कोशिश करें, कोई कमी इंटरेस्ट रेट में हो गई, 22% से 12% हो गया, लेकिन अभी भी क्यों रीजनल मुल्कों में और कम है और बिजली के पावर के रेट दूसरे मुल्कों में और कम है, तो हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिर हमारी आवाम, हमारे जो सारे लोग हैं ना, ब्यूरोक्रेसी और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें कई ऐसे काम हो रहे हैं जिससे रेवेन्यू की लीकेज हो रही है। हमारे लोग आदी हो गए गलत काम करने के, तो उसको काम ठीक करने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और हम सबको, इसमें सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का, हम सब लोगों को बेहतर करना। हम गलत तरीके के आदी हो गए हैं और गलत काम कर रहे हैं। जब आप गलत तरीके की बात शेख साहब करते हैं, तो एक खबर ये है कि कराची पोर्ट की ज़मीन की अलॉटमेंट के जो सौदे हैं, उस बारे में फैसल वावडा साहब भी बोले हैं और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 40 अरब की ज़मीन है वो 5 अरब रुपए में उसका सौदा हो रहा है। इसका रिबर्टल क्या देंगे? जी, ये फैसल वावडा साहब ने स्टैंडिंग कमेटी में कही, ये पोर्ट ये केपीटी की नहीं है, पोर्ट कासिम की ज़मीन है और वो एक 2005 में दी गई थी ज़मीन, डॉलरों में उस वक्त रेट था, तो उसने 2% पेमेंट की उस पार्टी ने। 500 एकड़ ज़मीन ली समुंदर के पास, लो लाइंग एरिया में थी, पोर्ट कासिम में। 2% पेमेंट की, बाकी पेमेंट की नहीं। जब पेमेंट के लिए कहा गया तो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में 15 साल से और 20 साल से वो केस चल रहा है। तो ये कोशिश की गई कि कोर्ट के बाहर कोई फैसला किया जाए। जो ज़मीन को 77 लाख रुपए एकड़ में एक ऑफर दी गई कोर्ट के बाहर, लेकिन वो सस्ती थी, उसका रेट वहाँ ज़्यादा है। और फैसल वावडा साहब ने पॉइंट आउट किया, मैं खुद गया पोर्ट कासिम में और वो चेक किया, क्योंकि बोर्ड ने फैसला किया था कि ये इंडस्ट्री लगाने के लिए इनको और मसले का हल निकालने के लिए, क्योंकि 15-20 साल से ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो एक ऑफर दी गई। उस ऑफर को भी उस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया और फर्दर पेमेंट 8% पेमेंट करनी थी, वो नहीं की। नैब में अभी वो 2 महीने बाद नैब में चला गया, तो अभी हमने जाके उस ऑफर को वापस ले लिया। ये जो ऑफर वाला मामला है, ये जो ऑफर वाला मामला है, बाद में गले ना पड़ जाए। एक ऑफर तो वो अलकादर ट्रस्ट वाला भी है ना, कि वो जमीन के पैसे थे, वो भी तो ऑफर करके ही तो वो सारी चीजें उस पर की गई हैं कि वो कहा जाता है कि वो ऑफर के नतीजे में जमीन ली गई है। तो फिर पुराने तजर्बात को देखते हुए इधर फिर हुकूमत ऑफर कर रही है। नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, पुराना केस था उसको सेटल करने के लिए, लेकिन वो ऑफर भी अब बोर्ड ने वापस ले ली है। वो ऑफर अब वैलिड नहीं है, क्योंकि पेमेंट तो उस पार्टी ने की नहीं। उसको एक अच्छी ऑफर की गई थी कि रेट के मामले को, पुराना 20 साल का जो मसला है, आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जाए। मैं समझता हूं कि वो ऑफर ठीक नहीं थी, नहीं करनी चाहिए थी। तो अभी बोर्ड ने वो ऑफर वापस ले लिए और ये केस नैब में भी है, कोर्ट में भी चल रहा है अभी तक, और कोई जमीन किसी को मिली नहीं है, ना ही कोई पेमेंट उसने दी है उस पार्टी ने। अच्छा शेख साहब, आइंदा
आप क्या समझते हैं कब तक वो रिलीफ जो आप चाहते हैं वो अवाम को मिल जाएगा? हाँ राणा साहब, बड़ी मेहनत की। देखिए अब मैं आपको अक्सर कहता हूँ सिंपल बात, थोड़ा सा अगर आपके पास, क्योंकि इसमें प्रोग्राम में वक्त होता है तो तवज्जो कर लें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुए, आज़ादी हुई, तो जो इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आए वहाँ तालीम भी ज़्यादा थी और वहाँ इंडस्ट्री भी ज़्यादा थी। पाकिस्तान के हिस्से में जो है ना तालीम थी ना इंडस्ट्री थी। लेकिन पहले 40 साल पाकिस्तान यही कौम थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। साउथ कोरिया ने अपनी प्लानिंग हमसे ली। आप ईके देख रहे हैं, पीआईए इतनी डेवलप थी कि वो उन्होंने एमिरेट्स कराची के नाम से अपनी एयरलाइन शुरू की, जो कि आज बहुत बड़ी कामयाब है। अच्छा, मैं 40 साल में ये कह रहा हूँ कि उस वक़्त तक इंडिया जो है उसकी करेंसी भी हमसे कम उसकी वैल्यू थी और रिजर्व्स हमारे और इंडिया के बराबर थे। और मुझे बड़ी क्लियरली याद है 1992 में हमारे यहाँ महबूबुल्लाह डॉक्टर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह वहाँ पे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर थे और दोनों आपस में दोस्त थे। एक ही जगह पे कैम्ब्रिज में दोनों ने स्टडी की थी और दोनों हमारे पंजाब के या कश्मीर के इलाके से थे। अब वो मेरे सामने मनमोहन सिंह ने पूछा डॉक्टर साहब से कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, हमें भी कुछ गौर बताएं, कुछ राज बताएं। मैं इस बात का गवाह हूँ। तो शेख साहब ये झगड़ा खत्म किस तरह होगा? ये झगड़ा खत्म करे ना, बीच में पड़े सारे लोग, हम करें। सबको समझना होगा। हाँ, ये बात है आपकी अहम बात जो कर रहे हैं। मैं हाथ बांध के सबसे गुजारिश करता हूँ, देखिए मुल्क हमारा है, हम अपने मुल्क, इतना अजीम मुल्क है, इतने काबिल लोग हैं, हम क्यों आपस में, देखिए कहीं ना कहीं तो जाके वर्ल्ड वार हुई सेकंड, करोड़ों बंदे मर गए, उसके बाद भी टेबल पे बैठ के मसला हल हुआ ना। इंडिया पाकिस्तान की जंगें हुई, उसके बाद भी हम आपस में टेबल पे बैठ के डायलॉग किया ना, इतनी बड़ी बड़ी जंगों के बाद भी। ये तो हमारे अपने लोग हैं। ठीक है, गलतियां हुई होंगी, मैं ये कहता हूँ किसी ने भी गलतियां हुई हैं। अब देखिए असेंबली में झगड़ा, थाने कचहरियों में झगड़ा, घर घर झगड़ा, तो फिर क्या, फिर मशवरा देना, फिर शेख साहब मशवरा तो देना। हम नीचे जा रहे हैं। एक तरफ वो मशवरा यही है, पीपल्स पार्टी कहती है पानी की तकसीम सही नहीं हो रही, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें कहीं बैठ के एपीसी करना चाहती हैं, उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। आपके अपने पुराने रफ़ीक शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जब सियासी जमातें उसूलों से हट जाएं तो फिर क्या बाकी रह जाता है। तो वो इशारा तो आपकी तरफ कर रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए बात है कि हम सब एक ही मुल्क के हैं और एक दूसरे के साथ मिलके भी रहे। मशवरा जो आपने पूछा ना, बेहतरीन मशवरा वो है जो आसिफ जरदारी साहब ने इस साल की प्रेसिडेंशियल स्पीच में दिया कि हर एक को 2-2 कदम पीछे हटना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, अनाएँ छोड़ देनी चाहिए। मूछें हमारी कोई क्या है यार, हम मुल्क सबसे आगे है, हमारा मुल्क, हमारे लोग सबसे। ठीक है गलतियाँ हुई होंगी, मैं गलत हूँगा, चलो ठीक है, जो उसको बख्श देना, एक दूसरे को माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें। और दूसरा हर कोई मोहब्बत से जब बैठेगा ना टेबल पे, मैं आपको बताऊं इस वक्त हमारे जो अपोजिशन वाले हैं ना, मैं उनको सिंसियरली कहता हूं जब वो बैठेंगे ना टेबल पे उनको फ़ायदा होगा। हमेशा मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं एक सीनियर उम्र का बंदा हूं और मैं कई इलेक्शन आपके सामने कंटेस्ट कर चुका हूं। मशवरा ये है कि जब भी कोई टेबल पे बैठा जाता है ना तो कोई ले के उठता है। ऐसे हम टेबल की ऑफ़र नहीं कर रहे इनको जब कह रहे हैं कि आइए बैठिए, इसमें सारी पार्टियाँ, स्टेक होल्डर जो है वो हमारी ये रियासत भी है, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहें, जो भी कोई नाम दे लें। देखिए बात ये है कि तमाम स्टेक होल्डर, चाहे अदलिया है, सबको बैठ के और एकोमोडेट करना चाहिए एक दूसरे को। और खामखा उनके खिलाफ, देखिए हमारे फौजी भाई जो हैं वो बेचारे कुर्बानियाँ, और बच्चे हमारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बेतहाशा कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उसके बावजूद अगर उनको हम डिमोरलाइज करेंगे, सोशल मीडिया में उनके खिलाफ बातें करेंगे, तो क्या गुजरेगी उनके ऊपर, जो शहीद हो रहे हैं, जो अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। तो एक दूसरे की इज्जत करें। इज्जत मैं समझता हूँ कि सारे जो है वो काबिल इज्जत है। गलतियाँ को दरगुजर करके असेंबलियों में बैठ जाएं या बाहर बैठ जाएं टेबल पे। अब शायद खाकान अब्बासी साहब को क्या कुछ, देखिए इज्जत तो उनको मिली है ना, प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, उनको हमारी पार्टी ने भी इज्जत दी है। अगर हो सकता है उनको कोई गलत कोई तकलीफ पहुंची हो तो कोई बात नहीं, इसमें जब एक दूसरे को बात बताई जाती है
ये खानदान में भी झगड़े होते रहते हैं। तो ये तो हमारा अपने सारे अपने हैं, मुल्क के इलेक्टेड लोग हैं और सारे काबिल लोग हैं। तो ये अगर या कोई झगड़े या कोई और हल निकला हो, कोई आप बताएं, इस मशवरे के अलावा कोई और मशवरा किसी ने दिया हो तो वो बता दें। ये आखिर बैठना तो है ही, यानी एक टेबल पे बैठ के अगर मुज़ाकरात हों तो पुरानी रंजिशें भुलाई जा सकती हैं, पुराने दौर को याद किया जा सकता है, बेहतरी का सामान किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टेबल पे बैठना सबका जरूरी है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से निकली नाज़रीन में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, क्या देख रहे हैं आज का जो नतीजा रहा, आज की जो रिहर्सल रही है, उसके बाद तहरीक और ग्रैंड अलायंस के मुस्तकबिल के हवाले से क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन है। देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एट द एंड ऑफ द डे, शुरू में आपको पता है जब बड़ी मुख्तलिफ सोच वाली पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी आती हैं तो उसमें वो जिसे कहते हैं ना, वो आपको चीज़ों को थ्रैश आउट करना पड़ता है, डिफरेंसेस को पसे पर्दा रखना पड़ता है, कॉमन इंटरेस्ट को सामने लाना पड़ता है, वो मिनिमम कॉमन इंटरेस्ट जो होता है उस पे आपके आना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ, जैसे अगर मैं पिछले लेट्स से एक साल की जो मुख्तलिफ लोगों की जो उन्होंने तकारीर की है या उनके जो सेलियंट फीचर्स थे, उनमें मैं 2 या 3 चीज़ों को जो कॉमन, वो क्या कह सकते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिहाज से हम देख लें तो उसमें एक तो ये है कि ये जो इलेक्शंस था, ये पाकिस्तान में सारे इलेक्शंस फ्रॉड होते रहे हैं। मतलब 1971 में सही रिजल्ट आया था, इलेक्शन फ्री एंड फेयर था, लेकिन उसका रिजल्ट आउटकम जो था वो टोटली अनफेयर था और वो फ्री नहीं था। उसको सैबोटाज करके लोगों को इंस्टॉल किया गया था। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन 71। उसके बाद से फिर इंस्टॉलेशन की बजाय उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस को ही चेंज करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर विल। मौलाना साहब थोड़े से उनको खौफ है, उन्होंने कहा हुआ है कि हमें बाज़ चीज़ों का खौफ है या फियर है। फियर की कोई बेसिस नहीं होती, लेकिन मौलाना साहब को फियर इस वजह से कि उन्होंने जिन लोगों को अपना कंधा दिया था, उन लोगों ने उनके कंधे पे चढ़ के उनको छुरा घोंप के आगे निकल गए और उनको वहीं छोड़ के। तो मेरा तो उनको यही एक मशवरा है कि मौलाना साहब उन दुश्मनों की इज्जत करें जो सामने से आके वार करते हैं, और उन दोस्तों से दूर रहें जो आपके साथ खड़े होकर आपके पीठ में छुरा घूमते हैं। हम लोग एक्चुअली अपने जो सामने आने वाले दुश्मन होते हैं ना, हम उन पे फोकस करते हैं और हम उनको बुरा समझते हैं। एक्चुअली जो आपके ओपोनेंट जो सामने आता है, ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन बिकॉज वो सामने आके वार करता है। आपको पता होता है मैंने इसके साथ लड़ाई करनी है। आपको उन दुश्मनों का नहीं पता होता जो, जिसे हम कहते हैं वुल्व्स इन द शीप क्लोथिंग, वो आपको नहीं होते। जिसके दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये जिसको अल्लाह ताला ने भी काफरों से ज्यादा बुरा दर्जा दिया, वो मुनाफिक हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं लेकिन आपके साथ नहीं होते हैं। तो मौलाना साहब को उन मुनाफिकों से एक डर था। मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ, कभी तहरीक इंसाफ को आजमा के देखना। हम लोग दोस्तों के दोस्त भी हैं और दुश्मनों के दुश्मन भी हैं। अच्छा जी, ये आज पहला दिन गुजर गया, कल दूसरा दिन है। कल का दिन भी पुरसुकून गुजर जाएगा? ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो जाएगी या कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है कल? कुछ ऐसा तो नहीं? देखिए, मैं जो शायद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे थे कि ये चीज़ें वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो GDA थी, GDA के लोगों ने एक प्रोग्राम में मेरे साथ सारा बानो साहिबा थी और उन्होंने ये बताया था कैटेगोरिकली कि उनको और उनकी पार्टी वालों को लोगों ने कहा है कि भाई आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ ना मिलें। जब हम कराची, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो जब कराची गई थी तो उनको कहा गया था, लेकिन वहाँ पे पीर और पगाड़ा साहब ने एक बड़ा ओपन स्टांस लेते हुए कहा कि मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जो मैं देखता हूँ, अगर फ्यूचर में ये GDA सिंध में और JUI KP में और बलूचिस्तान में PTI ऑफ कोर्स,
साथ ये जो कौम परस्त छोटी जमातें हैं बलूचिस्तान में आके कर लेती है और हम लोग मिल जाते हैं। सो मेरे ख्याल में हम इन दो पार्टियों को या इन तीन पार्टियों को जिन्होंने पिछले 40 साल से इस मुल्क के अंदर किसी न किसी फॉर्म में हुकूमत करते रहे हैं, हम उनसे वंस एंड फॉर ऑल उनसे अच्छे खासे लंबे अरसे के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सिंध में जीडीए के साथ मिलके हुकूमत बन सकती है, पंजाब में हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन फिर भी इनके साथ मिलके केपी में जेयूआई के साथ मिलके हो सकती है और उस लिहाज से फेडरल में भी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, और वो भी पाकिस्तान के लिए, इसमें पीटीआई या कोई वो नहीं है, इसमें हमें पाकिस्तान को कि ये जो मसला है उसको वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करना है। और बेसिक मसला ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट जिस दिन आ जाएगा, पाकिस्तान भी उसी स्पीड से तरक्की करेगा जैसे बाकी मुल्कों ने तरक्की की है। हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। हमारे साहब, अगर आप मौलाना साहब की तरफ से ये पैगाम आता है कि मैं बतौर एक पुल का किरदार अदा करूँगा और आप आए, हम इस मसले को हल करते हैं, तो आप इस पे एग्री हैं? देखिए, बात ये हो जाती है, मौलाना साहब जरूर एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, उनके दोनों तरफ वो हो सकते हैं, जीडीए वाले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सवाल ये है कि वो जिस दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं वहां पे लोगों की नीयत साफ है कि नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो जो हम लोगों ने मुज़ाकरात के लिए हमने अपने इन राइटिंग चीजें दी थी, उसी दिन शाम को जो चेयरमैन है उस कमेटी का, वो दरमियान में बैठ के अपने दाएं बाएं दो लोगों को बिठा के उनसे ये ना कहलवाता कि ये तो इम्पॉसिबल चीजें हैं और उनको एंडोर्स कर रहा है बैठ के बीच में। तो मुझे एक बात बताएं, उन लोगों की, मुझे तो उनकी नीयत पे शक है। अमल, और नंबर 2, जिस तरीके से वो अमल कर रहे हैं, वो अमल उनकी नीयत को बताता है कि यार अमल भी ठीक नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। तो वही वाली बात है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब जब अमल भी गलत हो जाए तो नीयत तो बिल्कुल ही गलत थी। इन लोगों ने जिस तरीके से जो एक अपॉर्चुनिटी आ रही थी पाकिस्तान को बचाने के लिए, देखिए उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ जाता है। इन सब के पासपोर्ट्स बाहर के, इन सब लोग बाहर के, वहां में ये किस्मत भी उनके बाहर के चले जाएंगे। आप, मैं, हम लोग यहाँ रहेंगे। मेरे पास तो कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है, आपके पास हो ना हो, मेरे पास तो कोई नहीं, मैं तो इसी मुल्क का हूँ। नहीं, हमारे पास क्या होगा, हम सहाफियों के पास, हम सहाफियों के पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उस पर भी हमें समझ नहीं आती कि किधर जाना है। मौलाना साहब जो है वो पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, हुकूमत और इधर, तो क्या दूसरी तरफ कोई पुल का किरदार अदा कर रहा है? क्या उधर के रवाबत और उधर के मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे मैं सच बात बताऊं, देखिए बात ये कि मैं घुमा फिरा के मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे बात करूं, लेकिन ये होता है कि मुझे वहां पे नफरतें नजर आती हैं। वहां पे एक शख्स के खिलाफ नफरत है। मुझे नहीं पता कि वो नफरत किस वजह से, इस वजह से कि उसने इन सब का कारोबार ठप कर दिया था? क्या नफरत इस वजह से कि उसके साथ सारी अवाम मोहब्बत करती है? क्या नफरत इस वजह से है कि उस एक शख्स के ऊपर लोग एतबार करते हैं, अपने माल के एतबार करते हैं? वो अगर कहते हैं यार मुझे ये दे दो, लोग कर देते हैं। क्या ये नफरत का जरिया है या कोई और वजह है? मैं ये समझता हूं, मेरी नजर में अगर आज इस मुल्क को, अगर किसी एक शख्स जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ मुल्क एतबार करता है तो वो इमरान खान है। तो क्या उस शख्स को आज हमें यूज नहीं करना चाहिए इन द राइट रीजंस इस मुल्क के लिए? और वो मांग क्या रहा है? वो जो खत लिख रहा है, देखिए ये खत जो लिख रहा है इसको लाइट मत ले, ये हिस्ट्री के अदवार में लिखे जाएंगे, ये उसी लेवल के खत लिखे जाएंगे। इसके अंदर कोई प्राइवेट बात नहीं मांगी कि मुझे ये करो, इसमें मुल्क के लिए मांगा गया। और ये वही होगा जैसे 1930s 40s में जवाहरलाल नेहरू ने खत लिखे थे उधर से जेल में से, या 1963 में मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था, जिसका फेमस सेंटेंस था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर।
उसके बाद फिर आप आगे चले जाए तो नेल्सन मंडेला 1964 में उसने भी खत लिखे थे। ये बड़े बड़े स्टेट्समैन होते हैं, भुट्टो ने खत लिखा था, माय डियर डॉटर। सो ये सारे जो बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो खत के जरिए से कम्युनिकेट करते हैं और वो जेलों की सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन उनकी सोच में उनका मुल्क होता है, उनकी सोच में सारी चीज होती है। हाँ, आगे अगर आपके पास अंगूठा छाप लोग बैठे हो, उनको क्या पता कि क्या लिखा हुआ है। यानी ख़त के ज़रिए से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है। ये तो अब मुनहसर है ख़त का जवाब देने वाले पे कि वो ख़त का जवाब किस तरीके से देता है। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने का। साहब क्या देख रहे हैं जब उमर अयूब साहब ये बात करते हैं कि जी अगर आज हमारी बात ना मानी गई, ये कॉन्फ्रेंस ना हुई, तो कल जाके हम फिर चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या ये सारा मामला एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और PTI में पैचअप अगर होता है तो वो किन बुनियादों के ऊपर होगा? अच्छा, ये तो PTI और वो मौलाना साहब भी बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है कि उसमें सीट एडजस्टमेंट लफ्ज़ कहीं नहीं है। नहीं है उसमें अपना अपना इलेक्शन है। अच्छा। और ये अपना अपना इलेक्शन ही लड़ेंगे। उसमें किसी जगह इत्तेहाद का लफ्ज़ भी नहीं है। मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता दूँ, ना मौलाना साहब की तरफ से है और ना ही ये तहरीक इंसाफ की तरफ से है। ठीक, आगे आप आ जाए कि एक बात तो बताएं, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें कोई 50,000 लोग थे? सिर्फ पार्टी रहनुमा और सीनियर सहाफ़ी थे। मुझे भी आया हुआ था, मैं लाहौर में बैठा था, हम नहीं जा सकते तो बाकी जो लोग जिन्होंने जाना था वो गए। बात बड़ी सिंपल सी है, जगह क्यों नहीं मिलती? जमहूरियत है ना, जगह मिलनी चाहिए था ना। उन्होंने क्या कर लेना था? वो 40 लोग या 50 लोग बाहर निकल के एहतजाज कर लेते। ठीक है, आप वो रूट चेंज कर दें जहाँ से टीमें गुजरनी है। ये बड़ा ज़रूरी है वाकई। टीमें, हमारी इज़्ज़त, हमारे मुल्क का एहतराम सबसे पहले। उसके बाद अगर वो किसी और जगह जा रहे हैं उससे भी नहीं। उस बकौल शाहिदा खान अब्बासी साहब ने जो कहा है कि हमने 10 किलोमीटर दूर। अब क्यों इतनी परेशानी है? और मुझे तो कल के मतलब भी कुछ और ख़बर है, वो हम कन्फर्म नहीं कर सकते, कल की बात कल पे करेंगे, लेकिन मुझे कल के मतलब भी कुछ और ख़बर है। तो यासर इन सारी चीज़ों पे जब आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, आप जमहूरी इस्तेहकाम चाहते हैं, आप सियासत के अंदर से नफ़रत का ख़ात्मा चाहते हैं, तो अगर जरदारी साहब ने कहा 2 कदम पीछे हटें, तो उस सब में सबसे पहले हुकूमत को पीछे हटना होगा, फिर अपोजिशन को भी हटना होगा, फिर दीगर स्टेक होल्डर्स जो है वो हुकूमत ही होती है ना, वो हटना होगा। अब वाकई बात दुरुस्त कही है शेख साहब ने कि असम्बली के फ्लोर पे, शेख साहब ने भी कही यही बात, और ये बात हुमायूं साहब ने भी कही, किस असम्बली के फ्लोर पे हमने कभी क्या अवाम की बात सुनी है? हम चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान हों, हमारे अपोजिशन लीडर हों, हमारे दीगर सियासी जमातों के लोग हों, वो जो वोट लेके गए हैं, जो मैंडेट लेके गए हैं, वो इस चीज़ का लेके गए हैं हमसे कि वो हमारी बात करेंगे, वो इस मुल्क से गुर्बत के ख़ात्मे की बात करेंगे, वो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बात करेंगे, वो नौजवानों के रोज़गार की बात करेंगे, वो गरीब के बच्चे की तालीम की बात करेंगे, वो इस मुल्क के अंदर आम आदमी को इंसाफ की देने की बात करेंगे। लेकिन ये तो बात ही नहीं हो रही। मुझे किसी इजलास में बता दें, किसी इजलास में बता दें ये बात हो रही है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रमज़ान शरीफ आ रहा है। ये ज़रूर होगा कि हमें रोज़ाना मुख्तलिफ़ सियासतदानों की, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखता हो, 100 के करीब तस्वीरें TV पे नज़र आएंगी, आटे का थैला देते हुए, घी का डब्बा देते हुए। और राना साहब सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मैं कल एवेलुएट कर रहा था कि दीगर ममालिक में जब रमज़ान शरीफ की आमद हो रही होती है, मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पे, वहाँ पे ख़बरें क्या होती हैं कि इक़दामात क्या किए जा रहे हैं, किन मसाजिद में बड़े इज्तिमात होंगे, ईद की तैयारियाँ किस तरीके से होंगी, दूसरे महीनों से ये महीना कैसे मुख्तलिफ होगा, उसके फ़ज़ाइल के बारे में बात हो। और एक हमारा मुल्क है जहाँ पे ख़बरें, हेडलाइंस के अंदर बातें क्या हो रही होती हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफा गोर माफिया सरगर्म हो चुका है, चीज़ों की कीमतें आसमान पे पहुँच चुकी हैं। ये है हर रमज़ान से पहले हमारी ख़बरें। मैंने दुनिया के कुछ ममालिक में रमज़ान गुजारा भी है,
गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं हैं वो स्पेशल रमज़ान पर सेल लगाते हैं उनके स्टोर्स के अंदर। अच्छा, इसी तरह आप चले जाएं सऊदी अरब के अंदर, इतना ज़्यादा रियायत देता है सऊदी अरब, इतनी रियायत देता है सऊदी अरब कि आप सोच नहीं सकते। इवन वो चीज़ें जो खाने पीने की नहीं भी हैं उन पर भी 50% रिलीफ है। वो लोग खुलकर लोगों को देते हैं। वो अपनी कमाई को रमज़ान शरीफ के महीने में समझते हैं कि इस महीने में सबसे बड़ी कमाई जो है वो अल्लाह को राज़ी करना है, वो उस पर लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे इधर क्या है, हम बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें, हम यहाँ पे बिल्कुल इससे हटके हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यही महीना है जिसमें पूरे साल की कमाई कर लो, रहमतों की नहीं, पैसे की। इस महीने में वो भी बेच लो जो कहीं नहीं बिकता। बस यही सोच है कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, और यही सोच जो परागंदा हम कर चुके हैं, यही हमारे अमाल में भी रुकावट है, यही हमारी तरक्की में भी रुकावट है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है ना, सबको दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।